सभी लोगों का एक बार फिर से हम अपने क्लास में वेलकम करते हैं। आज के क्लास में हमारा टॉपिक होगा बफर्स। आज हमको बफर्स के ऊपर बात करनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये बफर्स होते क्या है। तो बफर एक ऐसे सिस्टम को बोलते हैं जिसमें अगर थोड़ा सा एसिड या थोड़ा सा बेस ऐड कर दिया जाए तो उसके पीएच में कोई चेंज नहीं आएगा। बफर के लिए हम लिख सकते हैं बफर मीन्स पीएच रेजिस्टेंट सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो अपने पीएच में होने वाले चेंज को अपोज करेगा। अगर उसमें पीएच का चेंज हो रहा है तो वो नहीं चाहेगा कि उसके पीएच में कोई चेंज हो। पीएच रेजिस्टेंट सिस्टम, या फिर बोल सकते हैं सच अ सिस्टम जिसमें अगर थोड़ा सा एसिड या थोड़ा सा बेस ऐड किया जाए, नो सिग्निफिकेंट चेंज in pH, no significant change in pH by addition of small amount of acid or base। कि अगर उस सिस्टम में थोड़ा सा एसिड या थोड़ा सा बेस मिला दिया जाए तो सिस्टम के पीएच में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होगा। ठीक है, हम ये बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि बिल्कुल पीएच चेंज नहीं होगा। हम कहेंगे कि होगा, थोड़ा बहुत चेंज होगा, लेकिन वो चेंज सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ठीक है, नो सिग्निफिकेंट चेंज इन पीएच बाय एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस। और एसिड और बेस जो हम ऐड करेंगे वो थोड़ा सा ऐड करेंगे। ऐसा नहीं कि दुनिया का पूरा एसिड लाकर उसी में मिला दिया और हम चाहेंगे कि पीएच में कोई चेंज ना हो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, थोड़ा सा एसिड मिल गया या थोड़ा सा बेस मिल गया तो उसके कारण जो है पीएच में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आएगा। तो उस सिस्टम को बोलेंगे कि वो सिस्टम मेरा बफर सिस्टम है। और बफर सिस्टम का सबसे बढ़िया एग्जांपल हमारा ब्लड होता है। हमारा जो ब्लड है वो बहुत ही बढ़िया बफर है। हम लोग दिन भर जाने क्या क्या खाते रहते हैं, जो खाते हैं उसमें कुछ चीज़ें एसिडिक होती है, कुछ बेसिक भी होती है। तो हमारे ब्लड का पीएच जो है बदल सकता है, लेकिन ये बदलता नहीं। क्यों नहीं बदलता है? क्योंकि हमारा ब्लड जो है वो बफर का काम करता है। अगर उसमें थोड़ा बहुत एसिड बेस चला भी जाता है तो वो पीएच में होने वाले चेंज को रोक करके रखता है, पीएच को बदलने नहीं देता है। क्योंकि अगर हमारे ब्लड का पीएच थोड़ा भी ऊपर नीचे हो गया तो हमारी जान भी जा सकती है। इसीलिए नेचर ने ऐसा इंतजाम पहले से किया हुआ है कि हमारे ब्लड में अगर थोड़ा सा एसिडिक या थोड़ा सा बेसिक मटेरियल किसी तरह से पहुंच भी जाता है तो इसका पीएच बदले ना, क्योंकि अगर बदल जाएगा तो हम चले जाएंगे। तो हमें यही रहना है, इसीलिए पीएच को रोक करके कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अब हमारे सामने मुद्दा ये है कि बफर बनेगा कैसे। तो बफर बनाने के लिए बहुत ही सिंपल सा हम लोगों को कंडीशन फॉलो करना पड़ता है कि बफर बनाने के लिए हमको वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस, वीक एसिड के साथ उसके कॉन्जुगेट बेस की जरूरत पड़ती है, या फिर वीक बेस एंड इट्स कॉन्जुगेट एसिड। तो ये दो तरीके से हम बफर बना सकते हैं, वीक एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस की मदद से, और वीक बेस उसके कॉन्जुगेट एसिड की मदद से भी बफर बना सकते हैं। अगर एसिड लेकर के बफर बनाते हैं तो हम कहते हैं ये हमारा एसिडिक बफर होगा, एसिडिक बफर होगा। और अगर हम बेस लेकर के बफर बनाते हैं तो हम कहते हैं ये हमारा बेसिक बफर होगा। कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि पिछले क्लासेज में हम लोगों ने एसिड और बेस के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ा है। हमने बताया था कि एसिड क्या होता है, कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस क्या होता है। फिर से थोड़ा यादों को तरोताज़ा कर लिया जाए। जैसे अगर हम एसिटिक एसिड को ले लें, एसिटिक एसिड में से अगर H+ निकल जाता है तो बच जाता है एसीटेट आयन। ठीक है, ये एसिटिक एसिड है, H+ लूज किया तो बन गया एसीटेट आयन। तो ये एसिड है और ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। इसी तरह से अमोनिया एक बेस है। जब ये H+ एक्सेप्ट करता है तो बन जाता है NH4+।
तो ये बेस है और ये इसका कंजुगेट एसिड है। तो कोई भी एसिड एक H+ लूज करने के बाद अपने कंजुगेट बेस में बदल जाता है, और अगर कोई बेस है तो वो H+ एक्सेप्ट करने के बाद अपने कंजुगेट एसिड में बदल जाता है। ये वीक एसिड है, तो वीक एसिड की जगह हम एसिटिक एसिड को ही ले लेते हैं, ठीक। और कंजुगेट बेस इसी का कंजुगेट बेस होना चाहिए, किसी दूसरे एसिड का कंजुगेट बेस नहीं चाहिए। यहाँ पर जो एसिड है उसी का कंजुगेट बेस चाहिए। तो एसिटिक एसिड का कंजुगेट बेस हो गया CH3COO-। इन दोनों का मिक्सचर जो है वो बफर का काम करेगा। इसी तरह से वीक बेस के तौर पर हम अमोनिया को ले सकते हैं, और अमोनिया के साथ उसी का कंजुगेट बेस चाहिए, सॉरी उसी का कंजुगेट एसिड चाहिए, किसी और का कंजुगेट एसिड नहीं चलेगा। तो अमोनिया का कंजुगेट एसिड क्या है? NH4+। अब हम तुमसे कह रहे हैं एक बफर बनाओ, एसिडिक बफर बनाओ, जिसमें इन दोनों को मिला दो, पानी लो, थोड़ा सा उसमें ये मिलाओ, थोड़ा सा उसमें ये मिलाओ, बफर तैयार हो जाएगा। तुम्हारे सामने एक प्रॉब्लम आएगा, ये तो एसिडिक एसिड तो हमें बड़ा आराम से मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन ये एसीटेट आयन उतना आराम से नहीं मिलेगा। एसीटेट आयन पर एक नेगेटिव चार्ज है। हम जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव आयन जो है फ्री फॉर्म में नहीं मिल सकता। अगर कहीं नेगेटिव आयन है तो वो पॉजिटिव आयन के साथ मिलेगा, और अगर कहीं पॉजिटिव आयन है तो वो नेगेटिव आयन के साथ मिलेगा। तो ये जो है हमें एज सच इंडिपेंडेंट या फिर फ्री फॉर्म में नहीं मिलने जा रहा है। इसके साथ कोई ना कोई पॉजिटिव आयन भी कनेक्टेड रहेगा। इसी तरह से ये भी हमको फ्री फॉर्म में नहीं मिलेगा, इसके साथ कोई ना कोई नेगेटिव आयन कनेक्टेड रहेगा। तो हमें जब भी एसीटेट आयन चाहिए, इसके साथ यहाँ कोई ना कोई पॉजिटिव आयन रहेगा। जब भी अमोनियम आयन चाहिए, उसके साथ यहाँ कोई ना कोई नेगेटिव आयन रहेगा। अब हमारे सामने प्रॉब्लम ये कि हमें ये चाहिए, हमें पॉजिटिव आयन की तो कोई जरूरत है नहीं, कि पॉजिटिव आयन के बिना काम भी नहीं चलेगा, क्योंकि अकेले मिलेगा ही नहीं। तो हम पॉजिटिव आयन कैसा सेलेक्ट करें? तो इसका आंसर ये है, पॉजिटिव आयन ऐसा सेलेक्ट करें जो किसी तरह का कोई परेशानी क्रिएट न करे, स्पेशली पानी के साथ कोई रिएक्शन न करे। एक ऐसा पॉजिटिव आयन यहाँ पर चूज करो जो पानी के साथ कोई रिएक्शन न करे, पानी को बिल्कुल भी डिस्टर्ब न करे। साल्ट हाइड्रोलिसिस में हम लोगों ने देखा था कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कंजुगेट बेस बहुत वीक होता है, वीक एसिड है तो उसका कंजुगेट बेस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसका कंजुगेट एसिड वीक होता है, वीक बेस है तो उसका कंजुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग होता है। इन शॉर्ट स्ट्रॉन्ग का कंजुगेट वीक और वीक का कंजुगेट स्ट्रॉन्ग होता है। तो अगर हम HCl का Cl- ले लें, ठीक, अगर हम HCl का Cl- ले लें, ये Cl-, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसीलिए Cl- क्या होगा? वीक बेस होगा, ये पानी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा। तो यहाँ पर Cl- अगर ले लेते हैं तो हमें Cl- के कारण कोई परेशानी नहीं होगी। ये Cl- सिर्फ उसी तरह से पड़ा रहेगा, किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। यहाँ के लिए हम NaOH का सोडियम आयन चूज करें। NaOH एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, तो उसका जो कंजुगेट पार्ट है Na+, वो इनएक्टिव होगा, वो पानी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा। तो यहाँ पर अगर हम Na+ ले लेते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बफर बनाने के लिए हमने क्या यूज किया? वीक एसिड और उसका कंजुगेट बेस। एसिड तो एज सच मिल गया, लेकिन बेस कहाँ मिलेगा? बेस फ्री फॉर्म में नहीं मिलेगा, बेस के साथ एक पॉजिटिव आयन रहेगा। और अगर ध्यान से देखो तो ये क्या है? ये एक सॉल्ट है, ठीक है। इसी तरह से इसको ध्यान से देखो तो ये क्या है? ये भी एक सॉल्ट है। तो अगर हम इसको फिर से रीराइट करें तो हम लिख सकते हैं कि दिस इज वीक एसिड, और ये क्या है? बेस, सॉरी सॉल्ट है, सॉल्ट ऑफ सेम एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस। ये किसका सॉल्ट है? तो ये एसिटिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्ट है। एसिटिक एसिड तो वही वाला एसिड है, और सॉल्ट बेस क्या है? जो बेस वाला पार्ट है वो स्ट्रॉन्ग बेस का पार्ट है, तो हम कहेंगे सॉल्ट ऑफ सेम एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। इसी तरह से यहाँ पर हम इसको फिर से लिखें तो हम बोलेंगे कि वीक बेस होना चाहिए, और वीक बेस के साथ हमें सॉल्ट चाहिए, सॉल्ट ऑफ सेम बेस विथ स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये हम लोगों को ध्यान देना है कि हमारा रिक्वायरमेंट ये है, और ये रिक्वायरमेंट पूरा किससे होगा? इससे पूरा होगा। हमें चाहिए वीक एसिड और उसका कंजुगेट बेस, लेकिन लेना क्या होगा? वीक एसिड और उसका सॉल्ट, क्योंकि वीक एसिड तो वीक एसिड से मिलेगा, लेकिन सॉल्ट
जो है वो कॉन्जुगेट बेस प्रोवाइड करेगा। तो कॉन्जुगेट बेस के लिए हमको उसका सॉल्ट चाहिए। तो इस तरह से हमें जो है बफर बनाना पड़ता है। अगर हमें बफर बनाना है तो हम थोड़ा सा एसिटिक एसिड लें, थोड़ा सा सोडियम एसीटेट लें, दोनों को पानी में घोल दें, एक सोल्यूशन तैयार होगा जो बफर का काम करेगा। हम थोड़ा सा अमोनिया लें, थोड़ा सा NH4Cl मतलब अमोनियम क्लोराइड लें, दोनों को पानी में घोल दें, बफर हमारा जो है तैयार हो जाएगा। अब अगला टारगेट हमारे पास ये है कि बफर काम कैसे करेगा। ठीक है, बफर हमने तैयार तो कर लिया, बफर काम कैसे करेगा, या फिर तुम ये कह सकते हो कि बफर का पीएच चेंज क्यों नहीं होता। जब उसमें थोड़ा सा एसिड या थोड़ा सा बेस मिलाते हैं तो बफर का पीएच चेंज क्यों नहीं होता। तो इसके लिए हम लोगों को थोड़ा ध्यान से समझना होगा। अब शुरुआत चलो हम लोग इसी बफर से करते हैं, CH3COOH एंड CH3COONA। ये इसका मिक्सचर जो है वो एसिडिक बफर होगा। ठीक है, अब मान लो कि पानी में हमने 10 मॉलिक्यूल इसके और 10 मॉलिक्यूल इसके, दोनों के 10-10 मॉलिक्यूल्स को जो है पानी में हमने घोल दिया। घोलोगे तो क्या होगा, ये मान लो तुम्हारा जो है पानी का वो छोटा सा ड्रॉप है जिसमें 10 एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल और 10 जो है सोडियम एसीटेट आयन जो है पड़े हुए हैं। सोडियम एसीटेट सॉल्ट है, सॉल्ट की खासियत होती है कि वो पानी में कंप्लीटली डिसोसिएट होगा। तो 10 सोडियम आयन और 10 सोडियम आयन और 10 एसीटेट आयन बनाएगा। तो इसमें हमको 10 बार एसीटेट आयन बनाना पड़ेगा, CH3COO- एंड Na+। ठीक, अगेन CH3COO- एंड Na+, CH3COO- एंड Na+। 10 बार बनाने में काफी मेहनत करनी पड़ रही है हमको, कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए ये मेहनत भी करेंगे। तो 1 2 3 4 5 बराबर बनाया, माइनस एंड Na+, 6 हो गया। 7 हो गया, 8 हो गया। चलो बस करके इसी को कम कर देते हैं, मान लिया कि 8 बार के लिए आ गया। 10 बार बनाते बनाते मेरा बोर्ड भी पूरी तरह से भर जाएगा, फिर कुछ समझा नहीं पाएंगे। तो 8 सोडियम एसीटेट के मॉलिक्यूल्स को पानी में घोला, पानी में जाते ही वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में टूट जाएगा। सभी मॉलिक्यूल्स आयंस में टूट गए हैं। अब सोडियम एसीटेट के बाद 8 जो है एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल्स को भी उसी पानी में घोल दिया। तो एसिटिक एसिड जो है वीक एसिड है, इसका कंप्लीट डिसोसिएशन होगा नहीं। तो चलो मान लिया कि 8 में से सिर्फ 2 आयंस जो है, 2 मॉलिक्यूल्स जो है वो आयंस में टूट गए। तो क्या होगा, CH3COO- एंड H+ एक बार एंड CH3COO- और H+ दूसरी बार। बाकी 6 मॉलिक्यूल्स क्या है, पानी में घुले हुए जरूर है लेकिन डिसोसिएट नहीं होंगे। तो हमको इसी में 6 बार जो है CH3COOH को भी बनाना पड़ेगा। CH3COOH एंड CH3COOH 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6 बार। ठीक है, ये हमने इस तरह से बना दिया। तो ये हमारा एक बफर सोल्यूशन या बफर सिस्टम तैयार हो गया। इसमें क्या क्या है, तो एक तो देखो ये मॉलिक्यूल है जो आयंस में डिसोसिएट नहीं हो पाए, दूसरा ये आयंस है, ठीक, और यहाँ पर ये आयंस भी है। ओके, मतलब कुल मिलाकर के इसमें 4 तरह के स्पीसीज है। एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल है, ठीक, H+ आयन है, सोडियम आयन है और एसीटेट आयन है। एसीटेट आयन दोनों ने दिया है, एसिटिक एसिड ने भी एसीटेट आयन दिया है, सोडियम एसीटेट ने भी एसीटेट आयन दिया है। इसलिए एसीटेट आयन का नंबर जो है काफी ज्यादा है। ठीक है, एसीटेट आयन का नंबर जो है वो काफी ज्यादा है। अब सपोज इसमें तुमने थोड़ा सा जो है H+ कहीं से बाहर से ऐड कर दिया है, जैसे ही H+ ऐड करोगे क्या होगा, वो H+ आएगा अंदर और आ करके अंदर ढेर सारे एसीटेट आयन है। देख रहे हो, ढेर सारे जो है एसीटेट आयन मौजूद है जो पानी में इधर उधर घूम रहे हैं। कोई न कोई इस H+ से टकरा जाएगा और जैसे ही H+ जो है किसी भी एसीटेट आयन से टकराएगा, टकराते ही दोनों मिल जाएंगे और मिल करके क्या बना देंगे, मिल करके बना देंगे एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल। और एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल बना देंगे तो क्या हो जाएगा, CH3
C डबल OH बना दिया। अब ये जो है डिसोसिएट नहीं होगा। क्यों नहीं डिसोसिएट होगा? क्योंकि तो वीक एसिड है, पहला वीक एसिड है और दूसरा कॉमन आयन इफेक्ट है। कॉमन आयन इफेक्ट हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जब भी कहीं कॉमन आयन इफेक्ट होता है वहां पर वीक एसिड या वीक बेस का डिसोसिएशन कम हो जाता है। तो एक तो ये वीक एसिड है, इसका डिसोसिएशन वैसे ही बहुत कम होता है, और दूसरी चीज की यहीं पर कॉमन आयन इफेक्ट भी काम कर रहा है। दोनों में एक आयन कॉमन है, तो कॉमन आयन इफेक्ट के कारण इसका डिसोसिएशन जो है और भी कम होगा। ठीक है, तो जो H प्लस सोल्यूशन के अंदर जैसा ही इंटर करेगा वो तुरंत किसी न किसी एसिटेट आयन से टकराएगा और टकरा करके एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा, जो डिसोसिएट होने के लिए तैयार ही नहीं है। तो H प्लस आया तो जरूर, लेकिन आने के बाद फंस गया। ठीक है, एसिटेट आयन के साथ फंस गया, अब ये कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए सोल्यूशन का जो pH है वो ऑलमोस्ट फिक्स्ड रहेगा, उसमें कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होगा। अब सोचो कि इसमें जो है एक OH माइनस इंटर करता है सोल्यूशन के अंदर। ठीक है, बाहर से थोड़ा सा हमने बेस मिला दिया, तो बेस क्या करता है? OH माइनस आयन देता है। तो OH माइनस आयन इसके अंदर घुसा, जैसे ही आएगा क्या होगा? ये किसी न किसी पॉजिटिव आयन को खोजेगा। इसके अंदर क्या है? सोडियम आयन भी पॉजिटिव है। ओके, सोडियम आयन, सोडियम आयन, सोडियम आयन, और H प्लस भी पॉजिटिव। हम जानते हैं कि सोडियम आयन जो है एक्टिव नहीं है, वो किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा, उसी तरह से पड़ा रहेगा। इसके साथ रिएक्शन कौन करेगा? H प्लस। जैसे ही ये H प्लस के साथ मिलेगा, ठीक है, ये OH माइनस को पहले अंदर पहुंचाया जाए, ये H प्लस के साथ जैसे ही मिलेगा तुरंत क्या करेगा? दोनों मिल करके एक वाटर मॉलिक्यूल बना देंगे। ठीक, तो OH माइनस आयन तो खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ वो एक H प्लस को भी खत्म कर देगा। और हम जानते हैं कि जैसे ही H प्लस खत्म होगा वैसे pH डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि pH जो है वो H प्लस के ऊपर ही होता है, उसका डिपेंडेंसी। तो जैसे ही H प्लस खत्म होगा pH डिस्टर्ब हो जाएगा, लेकिन जैसे ही इधर से एक H प्लस खत्म होगा तुरंत ही इसके अंदर जो एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं, जो अनडिसोसिएटेड एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं, उनमें से कोई न कोई एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट होकर के फिर से एक H प्लस बना देगा। ओके, हम लोगों ने ली चैटलियर प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है इक्विलिब्रियम का, कि जैसे इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं वैसे ही इक्विलिब्रियम लेफ्ट या राइट में शिफ्ट होकर के उस डिस्टर्बेंस को दूर करने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर एग्जैक्टली वही होने जा रहा है। जैसे ही OH माइनस H प्लस के साथ कंबाइन होगा और H प्लस खत्म होगा, तुरंत एक एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल डिसोसिएट होकर के फिर से एक H प्लस आयन और बना देगा, जिससे pH पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से हमारा बाहर से आया हुआ एसिड या बाहर से आया हुआ बेस वो जो है pH को चेंज नहीं कर पाएगा, और pH जो है वो ऑलमोस्ट उसी जगह रहेगा जहां पर पहले था। तो ये हुआ बफर का मैकेनिज्म। अब हम एग्जाम में जब हम लोग जाते हैं तो इतना बड़ा डायग्राम तो बना नहीं पाएंगे और इसको कोई समझ भी नहीं पाएगा, इसीलिए एग्जाम में हम लोगों को डायग्राम को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके और इस तरह से बनाना होता है कि अपनी बात भी कहा जाए और सामने वाला जो है आसानी से समझ भी जाए। तुम लोगों के लिए पहली बार था बफर, इसीलिए हमको बहुत अच्छे से समझाना जरूरी था कि क्या हो रहा है वास्तव में सोल्यूशन के अंदर। लेकिन जो तुम्हारी कॉपी चेक करेगा उसके लिए बफर पहली बार नहीं है, वो समझता है बफर। तुमको जस्ट एक स्टैंडर्ड तरीके से समझा देना है उसको या लिख देना है, वो अपने आप समझ जाएगा। लेकिन तुम लोगों को समझना जरूरी था कि H प्लस आयन आएगा तो उसके साथ क्या होगा, और OH माइनस आयन आएगा तो उसके साथ क्या होगा। H प्लस आएगा तो क्या होगा, किसी न किसी एसिटेट आयन के साथ मिल करके वो एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से pH में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल वीक एसिड है और कॉमन आयन इफेक्ट भी मौजूद है, जिसके कारण वो डिसोसिएट नहीं होगा और pH में कोई चेंज नहीं होगा। और OH माइनस आयन जैसे सोल्यूशन के अंदर इंटर करेगा वैसे ही वो H प्लस आयन के साथ कंबाइन होकर के वाटर मॉलिक्यूल बना देगा, और H प्लस आयन खत्म होने से pH प्रभावित होता है। लेकिन इक्विलिब्रियम को फिक्स्ड रखने के लिए, इक्विलिब्रियम को अनडिस्टर्ब्ड रखने के लिए उसी समय एक एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल डिसोसिएट होकर के फिर से वापस H प्लस को जनरेट कर देगा, जिससे pH पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम में तो कैसा स्कीम बनाओगे इसकी भी बात कर लेते हो। तो एग्जाम में आ गया कि भाई बफर कैसे काम करता है समझाओ, इतना बड़ा डायग्राम और स्कीम बनाओगे और ऐसा ही बना दोगे तो किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इस एग्जाम में कुछ तो वैसी स्कीम बनाओगे। CH3COOH ये डिसोसिएट हुआ तो बनाया CH3COO माइनस और H प्लस, और CH3COO Na
ये डिसोसिएट हुआ, इसने बनाया CH3 CO माइनस और Na प्लस। ठीक है, इसको ऐसा वो अच्छे से ऐसा पैक कर देना। ये हो गया मेरा बफर। अब बफर में जैसे ही बाहर से H प्लस जाएगा वो क्या करेगा, H प्लस जा करके इसके साथ कंबाइन हो जाएगा और ऐसा एरो मतलब घुमा करके लिख देना कि ये दोनों मिले और बन क्या गया CH3 COH। और इसी के नीचे अच्छे से लिख देना कि दिस इज अ वीक एसिड। ओके, वीक एसिड है पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट कि कॉमन आयन इफेक्ट भी मौजूद है, कॉमन आयन इफेक्ट भी मौजूद है। इसीलिए तीसरा पॉइंट कंक्लूजन के तौर पर लिख देना, इट विल नॉट डिसोसिएट। ओके, इट विल रिमेन अनडिसोसिएटेड। ये उसी तरह से बिना डिसोसिएशन के पड़ा रहेगा। चौथा पॉइंट लिख देना, सो नो चेंज इन पीएच। अब अगर इसमें एक OH माइनस आ जाए तब क्या होगा, डायग्राम में OH माइनस को H प्लस के पास बनाना और इसको यहां से घुमा फिरा करके अपना वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देना। ठीक, और यहां पर लिख देना लॉस ऑफ H प्लस आयन, ठीक, नंबर 1, और नंबर 2 maintained by dissociation of एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल। ठीक है, थोड़ा उसके बाद नीचे लैंग्वेज में लिख करके डिस्क्राइब कर देना कि H प्लस आयन लॉस होगा, उसी समय जो है सोल्यूशन में पड़े हुए एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल डिसोसिएट होकर के उस लॉस को मेंटेन कर देंगे ताकि उसका पीएच जो है जहां पहले था उसी जगह रहा। तो इस तरह से हम लोगों का एसिडिक बफर का जो है मैकेनिज्म है। जैसे एसिडिक बफर का मैकेनिज्म है वैसे बेसिक बफर का भी मैकेनिज्म होगा, उस पर भी हम थोड़ा सा लिख देते हैं। जैसे मान लो मेरे पास अमोनिया वाला ही बफर है, तो अमोनिया क्या होगा, वो पानी में जा करके NH4 प्लस और OH माइनस बनाएगा, और जो उसका सॉल्ट था NH4Cl वो पानी में जा करके NH4 प्लस और Cl माइनस बनाएगा। अब इसमें भी वही बात है कि ये मेरा बफर है, अगर H प्लस आएगा तो क्या होगा, OH माइनस आएगा तो क्या होगा। देखो H प्लस आएगा तो ये इसके साथ मिल करके क्या बना देगा, वाटर मॉलिक्यूल, और जो रीजन यहाँ दिया था वही रीजन यहाँ भी दे देंगे। अगर OH माइनस आएगा तो क्या होगा, ठीक है, OH माइनस आएगा तो क्या होगा, OH माइनस आएगा तो ये इसके साथ कंबाइन होकर के फिर से NH3 प्लस H2O बना देगा। और NH3 क्या चीज़ है, ये वीक बेस है, ये उसी तरह से पड़ा रहेगा, आगे कुछ करेगा नहीं, क्योंकि एक तो वीक बेस है, दूसरा कॉमन आयन भी मौजूद है, इसीलिए जो है उसी तरह से पड़ा रहेगा और कुछ नहीं करेगा, इसीलिए पीएच जो है इसका फिक्स्ड रहेगा। तो इस तरह से हम लोग जो है एग्जाम में बनाने के लिए ऐसा कुछ डायग्राम बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा लिख देंगे और हमारा काम जो है बन जाएगा कि बफर काम कैसे करता है। अब इसके बाद बफर का पीएच कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को छोटा सा फॉर्मूला देखना है। तो स्कीम हम यही वाला यूज करेंगे, इसी स्कीम से हमें जो है बफर का पीएच कैलकुलेट करना है। तो इस रिएक्शन को देखो, ये क्या है, इसमें एक एसिड है जो डिसोसिएट होकर के एसीटेट आयन और प्लस आयन बना रहा है। तो इसके लिए हम लिखेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka, इट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल। हो गया। अब H प्लस आयन को जो है अलग कर लो, बाकी सबको एक साइड में कर लो। इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन हम लोग लिख सकते हैं, इट विल बी इक्वल टू Ka मल्टीप्लाई CH3 COOH एंड डिवाइडेड बाय CH3 COO माइनस। ठीक है, और इसी को अगर थोड़ा सा और अच्छे से लिखना चाहें हम इसको ऐसा लिख दें और
उसको दूर दूर बस लिख लेते हैं, इंटू CH3 COOH डिवाइडेड बाई CH3 COO -3। अब हमको pH कैलकुलेट करना है। pH के लिए हम क्या जानते हैं, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। H प्लस तो यहाँ है ही, इसका माइनस लॉग भी होना चाहिए, तो हम दोनों साइड का निगेटिव लॉग ले लेंगे। इसका भी माइनस लॉग ले लिया और इसका भी जो है हमने माइनस लॉग ले लिया। दोनों साइड का हम लोगों ने निगेटिव लॉग ले लिया और हमारा pH जो है बन जाएगा। तो इसको थोड़ा सॉल्व करने के लिए हम लोग जानते हैं कि अगर log m इंटू n होता है तो इसको हम लिख सकते हैं log m प्लस log n। ठीक है, अब सपोज इसके पीछे एक माइनस लगा हो, वो माइनस यहाँ पर भी रहेगा। ठीक है, जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस log m और माइनस log n हो जाएगा। तो एग्जैक्टली यही चीज यहाँ पर है, log के साथ Ka मल्टीप्लाइड दिस क्वांटिटी, ये log m इंटू log n टाइप का है। तो हमको दो टर्म्स मिलेंगे, एक ऐसा एक ऐसा। इसके पीछे माइनस लगा है इसलिए दोनों निगेटिव बाद में हो जाएंगे। तो अगर हम इसको ओपन कर दें तो ये हो जाएगा माइनस log Ka एंड माइनस log concentration of CH3COOH divided by concentration of CH3COO minus। ठीक है, ये हमारा काम याद रखो। अब इसको हम बोलते हैं, ये क्या है, ये pH है। ठीक है, इसको हम एक बार ऐसा लिख ही देते हैं, अभी pH इसको नहीं लिखते हैं। ओके, इसको हम क्या कहते हैं, यही हमारा pH है। उसी तरह से ये वाला पार्ट जो इसको हम बोलेंगे pKa। किसी भी चीज का माइनस लॉग ले लेते हैं तो उसमें p जोड़ देते हैं। ठीक है, तो H प्लस का माइनस लॉग लिया तो इसको हम बोलते हैं pH। ठीक है, अगर हम Ka का माइनस लॉग ले लेते हैं तो हम बोलते हैं pKa। इसी तरह से अगर हम कहीं Kb का माइनस लॉग ले लेते हैं तो हम बोलते हैं pKb। अगर हम Kw का माइनस लॉग ले लेते हैं तो हम बोलते हैं pKw। तो कहीं भी ये p जो लगा है, इस p का मतलब होता है कि उस क्वांटिटी का नेगेटिव लॉग लिया जा चुका है, इसीलिए वहां पर हमने p लगा दिया है। तो हम इसको pH लिखेंगे और इसको pKa लिखेंगे। और यहाँ पर, ठीक है, इस पार्ट को हम इसके साथ भी हम कुछ करना चाहते हैं तो हम इसको जो है pH लिख देते हैं, pH, और ये क्या है, pKa। और इस माइनस को हम प्लस कर देना चाहते हैं, प्लस। इन दोनों को एक्सचेंज कर लेंगे, log CH3 COO माइनस डिवाइडेड बाई CH3 COOH। सिंपल सा जो है हमने काम किया है, तुम लोगों को पता होना चाहिए, नहीं पता है तो अब जान लो कि log m बाई n है तो इसको माइनस log n बाई n कर सकते हैं। मतलब अगर यहाँ प्लस है तो इसको माइनस में, इसको माइनस है तो प्लस में बदल सकते हो। सिंपल सा काम करना होता है कि इन दोनों को आपस में चेंज कर लो। m बाई n को n बाई m लिखते ही माइनस हो जाएगा, या अगर माइनस है तो n बाई m को m बाई n लिखते ही ये प्लस हो जाएगा। तो ये जो ऊपर नीचे वाली क्वांटिटी है इसको एक्सचेंज करने से माइनस से प्लस या प्लस से माइनस बनाया जा सकता है। तो हमने वही किया है, ये माइनस में था, इसको हमने प्लस में कर दिया और इन दोनों को आपस में चेंज कर दिया। तो हम यहाँ तक पहुँच गए। अब इसका कंसंट्रेशन कितना होगा, इस पर जरा हमें सोचना, इसका कंसंट्रेशन कितना होगा। तो देखो, एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल डिसोसिएट होकर के एसिटेट आयन दे रहा है, सोडियम एसिटेट मॉलिक्यूल भी डिसोसिएट होकर के एसिटेट आयन दे रहा है। तो एसिटेट आयन इससे भी मिल रहा है, इससे भी मिल रहा है। अभी जैसा हमने थोड़ी देर पहले देखा था, अगर हम इसके 10 मॉलिक्यूल या 8 मॉलिक्यूल को पानी में घोलते हैं तो सब के सब डिसोसिएट हो जाएंगे, जबकि इसका क्या है, बहुत कम डिसोसिएशन होगा। तो यहाँ से मिलने वाला जो एसिटेट आयन का कंसंट्रेशन है उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। हम मान सकते हैं कि एसिटेट आयन जो है
पूरा का पूरा एसीटेट आयन जो है किसी सॉल्ट ने दिया है। और सॉल्ट की खासियत क्या होती है, पूरी तरह से डिसोसिएट होता है। इसके जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उतना सारा यहाँ पर एसीटेट आयन बनेगा। तो एसीटेट आयन का जो कंसंट्रेशन है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO Na। ओके, एसीटेट आयन का जो कंसंट्रेशन है वो सोडियम एसीटेट के अप्रोक्सीमेट कंसंट्रेशन के इक्वल है। अगर इसके 10 मॉलिक्यूल लिए थे तो सॉल्यूशन में इसके 10 आयन लगभग रहेंगे। हम इससे मिलने वाले आयंस को इग्नोर कर रहे हैं। तो हम अब इसकी जगह जो है वो सोडियम एसीटेट लिख देंगे क्योंकि इसका कंसंट्रेशन जो है ऑलमोस्ट इसके इक्वल है। तो अब ये हमारा हो जाएगा pKa प्लस, इस इक्वेशन को मिटाना ही पड़ेगा, pKa प्लस logarithm of concentration of CH3COO Na divided by concentration of CH3COOH। तो ये हमारा pH के लिए एक फार्मूला बनेगा। और इस फार्मूले को अगर हम जनरल फार्मूला बनाना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि pH is equal to pKa प्लस log of concentration of salt divided by concentration of, ठीक है, ये सॉल्ट है तो सॉल्ट लिख दिया, ये एसिड है तो एसिड लिख दिया। ठीक है, इसी तरह से अगर हमारा बेसिक बफर है, ये एसिडिक बफर था तो यहाँ एसिड दिखाई पड़ रहा है। अगर हमारा बेसिक बफर है तब क्या होगा, तब हमारा फॉर्मूला ठीक ऐसा ही बनेगा लेकिन उसमें कुछ छोटे छोटे चेंजेस होंगे। वहाँ पीएच की जगह पीओएच के लिए हमारा इक्वेशन होगा pKb प्लस log concentration of salt by concentration of, ठीक है। एसिडिक बफर के लिए ये फॉर्मूला, बेसिक बफर के लिए ये फॉर्मूला। एक बार जब हमारे पास POH आ जाएगा तो हम इस POH की मदद से बाद में pH भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसका जो पैरेलल फॉर्मूला है वो ये होगा। तो ये दो फॉर्मूले तुम लोगों को याद रखने हैं क्योंकि इससे तुम लोगों को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और इस फॉर्मूले में बड़ा ही सिंपल सा कंडीशन है कि कभी कभी हमारा केस ऐसा होता है जब सॉल्ट और एसिड का कंसंट्रेशन आपस में इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो log 1 हो जाएगा और log 1 का वैल्यू होता है 0। तो ये वाला पोर्शन 0 होकर के खत्म हो जाएगा, सिर्फ बचेगा ये वाला पोर्शन। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि pH इज इक्वल टू pKa कब होगा, when concentration of salt is equal to concentration of एसिड। अगर एसिड और सॉल्ट का कंसंट्रेशन आपस में इक्वल हो जाए तो हमारा जो pH है वो pKa के इक्वल हो जाता है। और ये वाला अक्सर करके एग्जाम में पूछा रहता है कि एसिड और सॉल्ट दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल हो गया है, बताओ उसका pH कितना होगा। तो pH उतना ही होगा जितना कि pKa का वैल्यू है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा बफर पर डिस्क्रिप्शन। अब बफर से रिलेटेड एक दो छोटे छोटे प्रश्न है, इनको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं ताकि बफर का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो सबसे पहला प्रश्न है तुम्हारे लिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक बफर विथ एसिटिक एसिड। इस फॉर्मूलों को हम मिटा रहे हैं। कि हमारे पास एसिटिक एसिड है। क्वेश्चन हम फिर से पढ़ देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक बफर विथ एसिटिक एसिड। इसके साथ हम लोग नंबर 1 CH3 COO Na, नंबर 2 NaOH, नंबर 3 KOH एंड नंबर 4 ऑल ऑफ दिस। इन चारों में से कौन सा इसके साथ मिला दें तो बफर तैयार हो जाए। इसके साथ ये मिलाने पर बफर तैयार होगा, ये मिलाने पर बफर तैयार होगा, ये मिलाने पर बफर तैयार होगा, या सब, अब इनमें से कोई भी जो है बफर बना सकता है। तो अभी अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा है कि एसिटिक एसिड के साथ अगर सोडियम एसीटेट मौजूद हो तो हमारा बफर जो है तैयार हो जाता है। पहला वाला ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है, लेकिन दूसरा और तीसरा ऑप्शन भी इसका सही है। ठीक है ना, इस प्रश्न को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। पहला ऑप्शन तो सही है लेकिन दूसरा और तीसरा ऑप्शन भी सही है। अब ये कैसे सही है ये हमको एक्सप्लेन करना है।
तो चलो मान लेते हैं कि मेरे पास एसिटिक एसिड के 10 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना, 10 मॉलिक्यूल्स, और इसमें हम जो है 4 मॉलिक्यूल्स जो है NaOH के मिला देते हैं। हम जानते हैं कि ये एसिड है, ये बेस है, दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे ही करेंगे। 4 मॉलिक्यूल इसका और 4 मॉलिक्यूल इसका आपस में रिएक्शन करके 4 मॉलिक्यूल सॉल्ट का बनाएंगे। तो रिजल्ट में क्या बनेगा, 4 मॉलिक्यूल्स बनेंगे CH3COONA के, और इसका 6 मॉलिक्यूल इसी तरह से पड़ा हुआ रहेगा। तो CH3COOH के 6 मॉलिक्यूल्स पड़े रहेंगे। तो हमने जब इसको इसके साथ मिलाया तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा। हम मिला रहे हैं एसिटिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन ये दोनों आपस में तुरंत रिएक्शन करके ये बना देंगे 6 मॉलिक्यूल्स एसिटिक एसिड का और 4 मॉलिक्यूल सोडियम एसिटेट का, और तैयार हो गया हमारा बफर। बफर के लिए हमें क्या चाहिए था, वीक एसिड चाहिए था और उसका सॉल्ट चाहिए था। तो वीक एसिड भी है और उसका सॉल्ट भी है। सॉल्ट कहाँ से आया, NaOH के कारण से आया। तो जैसे ही एसिटिक एसिड में हम NaOH मिलाएंगे वैसे ही हमारा बफर जो है तैयार हो जाएगा। तो बफर केवल इन दोनों से ही नहीं, इन दोनों से भी बन जाएगा। इसी तरह से अगर हम NaOH की जगह KOH सपोज चूज कर लें, तब क्या होगा, यहाँ पर जो सोडियम आयन है यहाँ पर पोटेशियम आयन हो जाएगा। तो पोटेशियम एसिटेट और एसिटिक एसिड ये मिक्सचर भी बफर का काम करेगा, क्योंकि जैसा हमने कहा था हमारे पास एक वीक एसिड होना चाहिए और एक सॉल्ट होना चाहिए। तो वीक एसिड भी है, सॉल्ट भी है, और सॉल्ट का जो हम लोगों ने क्राइटेरिया चूज किया था कि सॉल्ट कैसा होना चाहिए, तो उसी एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का होना चाहिए। KOH स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका जो K+ आयन है वो एक्टिव नहीं है, वो किसी के साथ कोई रिएक्शन वगैरह नहीं करेगा, उसी तरह से पड़ा रहेगा। तो ये मिक्सचर भी जो है बफर का काम करेगा। ये दोनों भी मिलकर के बफर बनाएंगे, ये दोनों भी मिलकर के बफर बनाएंगे, और ये दोनों भी मिलकर के बफर बनाएंगे। लेकिन एक कंडीशन है, ठीक है ना, अगर मान लो KOH के हम 10 मॉलिक्यूल्स ऐड कर लें, तब क्या होगा, तब ये दोनों मिलकर के एक दूसरे को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। अब उसमें एसिड नहीं बचेगा। जो बफर बनाने के लिए एसेंशियल कंडीशन था कि एसिड होना चाहिए, उसका कॉन्जुगेट बेस होना चाहिए, ठीक है, वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस दोनों होना चाहिए। तो अगर हम KOH बहुत ज्यादा मिला देंगे, ठीक है, तब बफर नहीं बनेगा। KOH का अमाउंट हमेशा इससे कम होना चाहिए, NaOH का अमाउंट हमेशा इससे कम होना चाहिए, सो दैट कि पूरा का पूरा एसिड खत्म न होने पाए। एसिड आधा खत्म हो जाए, थोड़ा सा और खत्म हो जाए, मतलब 60% खत्म हो जाए, 70% खत्म हो जाए, लेकिन अगर पूरा का पूरा एसिड खत्म हो गया तो बफर कैसे बनेगा। तो एसिड के साथ बेस मिला करके बफर हम बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि बेस इतना नहीं मिलाना है कि पूरा का पूरा एसिड खत्म हो जाए। बेस इतना ही मिलाना है कि थोड़ा एसिड खत्म हो जाए और थोड़ा एसिड बचा भी रहे। ओके, तो इस तरह से ये दोनों किसी भी रेशियो में मिलकर के बफर बना लेंगे। इन दोनों को मिलाते समय ध्यान देना है कि बेस को इतना मिलाया जाए कि कुछ एसिड उसमें बचा भी रहे। इन दोनों को मिलाते समय ध्यान देना है कि बेस को इतना मिलाया जाए कि कुछ एसिड बचा है, तभी बफर बनेगा, नहीं तो बफर नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है तुम्हारे लिए कि हमारे पास जो है एक हंड्रेड ml M/10 एसिटिक एसिड सोल्यूशन है। M/10 एसिटिक एसिड सोल्यूशन, और दूसरा 100 ml M/10 सोडियम एसिटेट सोल्यूशन है। ओके, इन दोनों को मिक्स कर दे रहे हैं। इन दोनों को मिक्स करने पर जो सोल्यूशन बनेगा उसका pH तुम्हें बताना है, और दिया हुआ है कि Ka is equal to 10⁻⁻5। थोड़ा सा क्वेश्चन हमने गलत लिख दिया, उसको हम करेक्ट करते हैं पहले। दिस इज NaOH, 100 ml M/10 CH3COOH है, और 100 ml M/5, इसको थोड़ा करेक्ट करना पड़ेगा। 100 ml M/10 एसिटिक एसिड सोल्यूशन एंड 100 ml M/5 NaOH सोल्यूशन है। हो क्या रहा है, M/20, ठीक है, M/20 NaOH सोल्यूशन। अभी ये क्वेश्चन करेक्ट है, ठीक है, थोड़ा सा वैल्यूज को चूज करने में हमने गड़बड़ी की थी, अभी सब कुछ सही है कि हमारे पास 100 ml M/10 एसिटिक एसिड सोल्यूशन है,
और 100 ml/20 NaOH सोल्यूशन है, दोनों को मिलाया तो रिजल्टिंग सोल्यूशन का पीएच क्या होगा। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि दोनों को मिलाएंगे तो बफर बनेगा। कैसे बफर बनेगा हम दिखा रहे हैं। अगर हम मोलैरिटी को वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो हमें मिलीमोल पता चल जाएगा। ठीक है, मिलीमोल्स ऑफ एसिटिक एसिड 100 × 1/10 इज इक्वल टू 10। इसी तरह से मिलीमोल्स ऑफ NaOH इज इक्वल टू 100 × 1/20 इज इक्वल टू 5। तो इसका 10 मिलीमोल है, इसका 5 मिलीमोल है। ये एसिड है, ये बेस है, दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो 5 मिलीमोल इसका, 5 मिलीमोल और इसका आपस में दोनों रिएक्शन करके 5 मिलीमोल जो है सॉल्ट का बना देंगे। तो रिएक्शन के बाद क्या बनेगा, CH3COONA कितना बनेगा 5 मिलीमोल, और एसिड का 5 मिलीमोल बचा रहेगा तो CH3 COOH 5 मिलीमोल। ओके, तो एसिड है, सॉल्ट है, हमारा बफर जो है तैयार हो चुका है। अब हमें इसी का पीएच बनाना है। तो इसके पीएच के लिए हम फॉर्मूला क्या लिख रहे हैं, pH इज इक्वल टू pKa प्लस log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। ओके, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। सॉल्ट का कंसंट्रेशन कैसे आएगा, कंसंट्रेशन मतलब मोल डिवाइडेड बाय लीटर। ठीक है, मतलब लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्ट। एन मतलब मोल्स के लिए हमने लिख लिया है, एंड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। इसी तरह से जो एसिड है, एसिड का कंसंट्रेशन कितना होगा, दैट इज मोल्स ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो दोनों एक ही सोल्यूशन में मौजूद है। ठीक है, दोनों के लिए अलग अलग सोल्यूशन है, एक ही सोल्यूशन है, उसी में सॉल्ट भी मौजूद है, उसी में एसिड भी मौजूद है। तो दोनों का वॉल्यूम जो है कॉमन होगा, तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा। तो जो सॉल्ट बाय एसिड का जो रेशियो है वो मोल्स के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। जो मोलर रेशियो है वही कंसंट्रेशन के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन है उसकी जगह सॉल्ट का मोल यूज कर सकते हैं। एसिड का जो कंसंट्रेशन है हम एसिड का मोल यूज कर सकते हैं। तो हम इस इक्वेशन को अब ऐसे लिख लें, pKa प्लस log ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ एसिड। ठीक है, कि दोनों एक ही सोल्यूशन में, इसीलिए हम कंसंट्रेशन की जगह डायरेक्ट मोल भी ले सकते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा। अब जितना मिलीमोल सॉल्ट का है उतना ही मिलीमोल एसिड का है, तो इन दोनों का जो रेशियो है वो आ जाएगा 1, और log 1 का वैल्यू होता है 0, और इस सेक्शन के 0 होते ही pKa और pH जो है आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में ठीक है हम लिखेंगे, अब यहाँ बोर्ड पर लिखने की जगह नहीं, इसीलिए हम लिख नहीं रहे, तुम लोग कॉपी में एक लाइन लिख लोगे। इन दोनों का वैल्यू इक्वल है, इसीलिए यहाँ पर log 1 हो जाएगा और log 1 का वैल्यू जो 0 हो जाता है। जब 0 हो जाएगा तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, एंड pH इज इक्वल टू pKa। हमें यहाँ पर Ka दिया हुआ है, उसकी मदद से हम pKa निकाल लेंगे। हम कहेंगे कि pKa इज इक्वल टू माइनस log Ka इज इक्वल टू माइनस log Ka का वैल्यू 10⁻⁵ है। इसको सॉल्व करेंगे, हम जानते हैं log 10 के पावर में जो भी रहता है वही उसका आंसर बन जाता है। तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें, माइनस इंटू इस पार्ट का आंसर -5 होगा, -5 इंटू माइनस इज इक्वल टू +5। pK जो है 5 है, और वही जो इसका pH भी होगा। तो ये जो मिक्सचर हमने तैयार किया था 100 ml/10 एसिटिक एसिड और 100 ml/20 NaOH का, इस मिक्सचर का जो pH है उसके pKa के इक्वल होगा, और pKa हमने निकाल करके बता दिया कि यही इसका pH होगा। एक और क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बफर। 3-4 ऑप्शन है हमारे सामने, और उसमें तुम्हें पहचानना है कि कौन बफर नहीं है।
ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इट इज CH3 COOH एंड CH3 COO। ये बफर है या नहीं पहचानना है। H2CO3 एंड NaHCO3 Na2 NaH2PO4 and Na2HPO4 and all of these are buffers। ठीक है ना, 4 ऑप्शन है हमारे सामने, हमें पहचानना है कि कौन बफर नहीं है। पहला ऑप्शन ये वाला बफर नहीं है, दूसरा ऑप्शन ये वाला बफर नहीं है, तीसरा ऑप्शन ये वाला बफर नहीं है, और चौथा कहता है कि ये सब के सब बफर्स। तो पहले को तो हम लोग बहुत देर से डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए इसके ऊपर कुछ कहने की हमें जरूरत नहीं है कि भाई ये बफर है ही है। इस पर सोचो कि ये बफर है कि नहीं। तो सबसे पहले देखो कि इसमें वीक एसिड या वीक बेस दिखाई पड़ रहा है क्या। तो ये H2CO3 है, ये एक वीक एसिड है। ठीक है, वीक एसिड है तो उसका कंजुगेट बेस भी दिखाई पड़ रहा है क्या। तो यहाँ पर Na+ और HCO3-। Na+ इनेक्टिव आयन है, ये कुछ करेगा नहीं, और ये जो है इसका कंजुगेट बेस है। ये एसिड है और उसका कंजुगेट बेस है, उसके साथ एक इनेक्टिव आयन पड़ा हुआ है जिससे हमें कोई मतलब है नहीं, ये कुछ करेगा ही नहीं। तो एसिड और कंजुगेट बेस मिल करके बफर बना देंगे, वीक एसिड और उसका कंजुगेट बेस। ये थर्ड वाले में क्या है, ये भी सॉल्ट दिखाई पड़ रहा है और ये भी सॉल्ट दिखाई पड़ रहा है। तो एक बार हमें देखने में ऐसा लग सकता है कि ये बफर नहीं है। ठीक है, देखो ये भी सोडियम सॉल्ट है, ये भी सोडियम सॉल्ट है। किसका सोडियम सॉल्ट है, तो H3PO4 तुम लोग जानते हो, केमिकल बॉन्डिंग में हम लोगों ने H3PO4 का डिस्कशन किया था, तुम लोगों को पता भी होना चाहिए। H3PO4 आर्थोफॉस्फोरिक एसिड, आर्थोफॉस्फोरिक एसिड। इसमें 3 H+ आयंस लूज करने की कैपेसिटी होती है। जब ये एक H+ आयन लूज करता है तो कन्वर्ट हो जाता है H2PO4- में। एक और H+ आयन लूज करता है तो कन्वर्ट हो जाता है HPO4- 2 में। एक और H+ आयन लूज करता है तो कन्वर्ट हो जाता है PO4- 3 में। ठीक है, तो ये 1 by 1 3 H+ आयन लूज कर सकता है। इसके साथ एक सोडियम आयन चिपक जाएगा तो हो जाएगा NaH2PO4। इसके साथ 2 नेगेटिव है तो 2 सोडियम आयन चिपक जाएंगे, हो जाएगा Na2HPO4। इसके साथ 3 सोडियम आयन उसी तरह से चिपक सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, एक ये है मतलब इसका सोडियम साल्ट, और एक ये है मतलब इसका सोडियम सॉल्ट। तो ये भी सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है। 2 सॉल्ट मिलकर तो बफर नहीं बना सकते। बफर बनाने के लिए क्या कंडीशन बताया था, तो वीक एसिड होना चाहिए और उसके साथ कंजुगेट बेस होना चाहिए। लेकिन ये दोनों तो सॉल्ट है, तो क्या ये बफर होगा, तो हम कहेंगे नहीं ये बफर नहीं होगा। लेकिन अब ध्यान से सुनो, ये भी बफर है। ठीक है, ये तो बफर था ही, ये तो बफर था ही, ये भी बफर है। कैसे बफर है, देखने में ये सॉल्ट लग रहा है लेकिन वास्तव में ये एसिडिक प्रॉपर्टीज रखता है, क्योंकि ये काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, ये काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है। एक H+ लूज कर दिया, ठीक है, इसने फिर से H+ लूज किया, इसने फिर से H+ यूज किया, तो ये भी एसिड है, ये भी एसिड है और ये भी एसिड है। ओके, ये एसिड है, इसका कंजुगेट बेस ये वाला है। ये एसिड है, इसका कंजुगेट बेस ये वाला है, और ये एसिड है तो इसका कंजुगेट बेस ये वाला है। ये हम लोगों को पहले समझना है। दूसरी चीज, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है लेकिन ये वीक एसिड है। ठीक है, अगर कोई एसिड है जिसके पास कई सारे H+ आयन है तो एक H+ लूज करने के बाद दूसरा H+ लूज करना उतना आसान नहीं रहता है। 2 H+ लूज करने के बाद तीसरा H+ लूज करना और भी कठिन हो जाता है। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन जब इसने एक H+ लूज कर दिया तो जो बनने वाला नया एसिड है ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रह जाएगा, ये काफी कमजोर एसिड है। तो हम कह सकते हैं कि ये वीक एसिड है, पहला चीज। दूसरा चीज, ये वीक एसिड है और अगर ये H+ लूज कर देगा तो ये उसका कंजुगेट बेस बन जाएगा, कंजुगेट बेस बन जाएगा, और इन दोनों का मिक्सचर जो है वो बफर का काम करेगा। और यहाँ पर देखो दोनों मौजूद है, ये वीक एसिड वाला पार्ट है और ये उसका कंजुगेट बेस वाला पार्ट है। सोडियम आयन दोनों के साथ उसी तरह से पड़ा रहेगा, वो कुछ नहीं करेगा। ठीक है ना, यहाँ पर कुछ करेगा ना यहाँ पर कुछ करेगा, सिर्फ पड़ा रहेगा। तो वीक एसिड भी अपने पास है और कंजुगेट बेस भी अपने पास है, दोनों मिल करके बफर बना देंगे। तो इसको समझना काफी आसान था, इसको भी समझना काफी आसान था, लेकिन इसके लिए तुम लोगों को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा कि हमें वीक एसिड चाहिए और कंजुगेट बेस चाहिए। ये वीक कैसे है,
ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक H+ लूज करने के बाद जो बचा हुआ एसिड रहेगा वो वीक होगा, इसीलिए ये वीक एसिड है। और ये वीक एसिड है, H+ लूज करने के बाद एक कॉन्जुगेट बेस बनाएगा ही बनाएगा, दोनों का मिक्सचर बफर कहलाएगा। और तुम्हें पहचानना है कि यहाँ पर ये जो मिक्सचर है इन दोनों के मिक्सचर के इक्वल होगा, इसीलिए ये हमारा मिक्सचर जो है ये भी बफर का काम करेगा। तो ये भी बफर, ये भी बफर, ये भी बफर, मींस ऑल ऑफ दीज आर बफर्स, ये सब के सब बफर्स हैं। और इसी के साथ जो है हम बफर के ऊपर अपना क्लास जो है यहीं पर खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे हम अगले क्लास में।